नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ बुशरा। तो हमारे चेहरे की खूबसूरती सिर्फ आंखें या होठ ही बयां नहीं करते, बल्कि चेहरे और मुस्कान को सुंदर बनाते हैं चमचमाते मोती जैसे दांत। लेकिन कई बार हमें दांतों की समस्या से दो चार भी होना पड़ता है, इसलिए चेहरे के साथ ही मुस्कान को भी तरोताजा रखने के लिए दांतों की सफाई और चमक का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। तो दांतों की सेहत बच्चे से बड़े सभी के लिए बेहद बहुत जरूरी होता है। दांतों का पीलापन चेहरे की खूबसूरती का पर ग्रहण लगा देता है और इसी तरह दांत में कीड़े लगने, चोट आने, दांत की ऊपरी सतह से ज्यादा घिसने या भोजन के कण फंस जाने से दांतों की समस्या हो जाती है। अगर एक दांत भी काला पड़ जाता है तो समझ जाएं कि ये दांतों की सबसे मजबूत परत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम आज हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में बात करेंगे दांतों की बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज की तरफ से भोपाल में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज सिंह चौहान जी। बहुत स्वागत आपका। तो डॉक्टर चौहान, जैसा कि दांतों से जुड़ी समस्या आपके पास बहुत सारी आती होंगी, अलग अलग सवाल लोग लेकर के आते होंगे, अलग अलग इलाज कराते होंगे। आज के स्वराज सेहत में सवाल सबसे पहले, क्योंकि हम कोरोना से जुड़ा हुआ ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना महामारी के दौर में दांतों का इलाज जरूरी होने पर डेंटल क्लिनिक जाने की सलाह क्यों दी जा रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस बारे में बोलूँगा कि काफ़ी लोगों के मन में शंका रहती है कि डेंटल क्लिनिक क्यों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पे, बहुत अति आवश्यक होने पे ही डेंटल क्लिनिक क्यों जाएं और अन्यथा न जाएं। तो इसके बारे में मैं बड़े साधारण शब्दों में कुछ बातें बताऊंगा, दो तीन बातें। पहला तो ये है कि डेंटल क्लिनिक जैसा सभी लोग हम लोग परिचित हैं, जब डेंटल सर्जन काम करता है तो उसके काम करने में और पेशेंट के बीच की दूरी बहुत कम होती है ना। तो डेंटिस्ट काफ़ी पास रहता है पेशेंट के, और चूंकि वो ओरल कैविटी में मुंह के अंदर काम कर रहा है और मुंह का अंदर एक सोर्स है पूरा वायरस का, बैक्टीरिया का, तो बहुत ज़्यादा है शंकाएँ, बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि इन्फेक्शन फैल जाए। दूसरा कारण है कि एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब है, एरोसॉल एक कॉम्बिनेशन होता है, एक पानी का, सलाइवा का, ब्लड पार्टिकल्स का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वायरस और बैक्टीरिया का, और बाकी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये जो एरोसॉल है, एरोसॉल की खासियत है कि बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का और बहुत छोटे पार्टिकल रहते हैं, और ये पार्टिकल काफ़ी लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं यदि वातावरण में एयर फ्लो ठीक नहीं है। एयर फ्लो ठीक होना मीन्स जिस चैम्बर में डॉक्टर काम कर रहा है या डेंटल सर्जन काम कर रहा है, आमतौर पर यह देखा गया है कि जो उसका वर्किंग एरिया होता है, वर्किंग एरिया बहुत छोटा होता है, 150 फीट 200 फीट आमतौर पे क्लिनिक रहती है, एंड दीज ऑल क्लिनिक्स आर एयर कंडीशन। तो एक नेगेटिव प्रेशर या क्रॉस वेंटिलेशन जैसी चीज़ बहुत कम देखने को आती है। तो ये वायरस यदि वातावरण में सस्पेंडेड रह गया, और जो कि कई घंटों से लेकर कई दिनों तक रहता है, तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि इससे डेंटल सर्जन, उसका स्टाफ और आने वाले पेशेंट्स सबको संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए माना गया है, इसीलिए कहते हैं अभी कि बहुत ज़्यादा अति आवश्यक नहीं हो आप तो डेंटल सर्जन के पास न जाएं, फ़ोन से बात कर लें, और यदि आवश्यकता पड़ती बहुत है तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि डेंटल क्लिनिक में या अस्पताल में जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काम हो रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पर हाँ, एकदम ऐसा है कि 0% उतना इफेक्टिव हो तो वो नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि अति आवश्यक नहीं है तो डेंटल प्रॉब्लम को बाद में अटेंड करें। जी, चलिए अगला महत्वपूर्ण सवाल कि दांतों और मुख संबंधी बड़ी बीमारियां आजकल बहुत ट्रेंड में है। लोग इस सवाल को दिमाग में जरूर रखते हैं कि ऐसी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि कैसे दांतों और मुख संबंधी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है? जी हाँ, दांतों की बड़ी बीमारी कोई 1 या 2 दिन का नहीं होता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली समय जैसा बढ़ते जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको हर 6 महीने में डेंटल क्लिनिक या अस्पताल जाके अपने आप का चेकअप कराना है, अपने आप के दांतों का एग्जामिनेशन कराना है। जी। दांतों का अस्पताल में खाली दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या सूजन आ गया, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो हम जाते हैं, ये हमारी गलती है।
तो आपको हर 6 मंथ में एक मैंडेटरी आपको जाके एक डेंटल अस्पताल में जाके एग्जामिन कराना है। डेंटल सर्जन को लगता है तो वो उसी बीमारी को बहुत ही इनिशियल स्टेज में पकड़ लेगा और उसका निदान हो जाएगा। इससे पैसे भी आपके बचते हैं, पैसे भी बचते हैं और आपका समय भी बचता है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा भी होता है, जो बड़े ट्रीटमेंट में थोड़े महंगा भी होता है, तो दोनों चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और जैसे ओरल कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, पर इसका भी निदान हो सकता है यदि आप चेकअप कराते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं, तो जो शुरू की स्टेज होती है उसमें डॉक्टर इसको पकड़ सकता है, इसको देख सकता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब, देखा जाए कि ये सभी जो बीमारियां हैं, दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर करती है कि कैसे आप टूथब्रश करते हैं। तो ऐसा अमूमन आप हम सभी बीच में ऐसे तमाम ऐसे दर्शक जुड़े होंगे या जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उनके बीच में ये सवाल जरूर है कि किस तरह से टूथब्रश या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या बन सकती है। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए पहले तो एक टूथब्रश का भी एक लाइफ होता है उसको ये मत समझिए कि उसको अपन काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे एक टूथब्रश को आपको 3 से 4 महीने में रिप्लेस करना है। यदि आप इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आपके दांतों में मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ब्रश अच्छा है, उसमें तो कुछ खराबी आई नहीं, तो हम क्यों रिप्लेस करें। पर इसका भी एक मतलब है। इसका हो सकता है कि जितना प्रेशर रिक्वायर है, जो आपको ब्रश करने के लिए जितना आपको दबाव लगाना है, वो आप दबाव नहीं लगा रहे हैं, तो वो भी नहीं है। और 3 से 4 महीने में यदि ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो खराब होना शुरू हो गए, वॉर्न आउट होना शुरू हो गए, तो ऐसे ब्रश को अपन को रिप्लेस करना पड़ता है। साथ में टूथपेस्ट का भी चुनाव। अच्छा, ब्रश जो है, ब्रश का आप ये ध्यान दें कि जब ब्रश का आप चुनाव करते हैं तो जो उसके ब्रशेस हैं वो सॉफ्ट या मीडियम हो। बहुत हार्ड ब्रश या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश वो नहीं लेते हैं जब तक कि डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करे। कभी कभी मसूड़े की बीमारी के कारण डॉक्टर बहुत सॉफ्ट ब्रश को प्रिस्क्राइब करता है, अदरवाइज मीडियम या सॉफ्ट ब्रश को उनको यूज़ करना चाहिए और 3 से 4 महीने में इसको रिप्लेस करना चाहिए। और रही बात टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट में बहुत सारे अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, लेकिन आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड ऐसा तत्व है जैसा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बॉडी के लिए ज़रूरी है। वैसे डेंटल केरीज को रोकने के लिए जो एक प्रभावी उपाय है वो होता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट में होना चाहिए। आज जितने भी कमर्शियल अवेलेबल जो टूथपेस्ट हैं उनमें फ्लोराइड रहता है। और फ्लोराइड अब अन्य चीज़ों से, जैसे चाय कॉफ़ी जो होती है वो फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स में आती है। या आपके सी फूड हो गए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सी फूड्स हो गए, तो इसमें भी फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड वैसे भी ले सकते हैं और फ्लोराइड टूथपेस्ट के माध्यम से लेते हैं। जो डेंटल केरीज हम सुनते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में डेंटल केरीज के केसेस बहुत कम हो गए हैं, डेंटल केरीज के इंसिडेंस कम होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है फ्लोराइड का। फ्लोराइड जो कि पानी के माध्यम से पहुंचाया जाता है या फिर टूथपेस्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है जी। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर कि लोग दांतों के इलाज के प्रति जागरूक क्यों नहीं है। यहाँ पर आवश्यकता जरूरी है इस बात की कि लोग जागरूक बने। जैसे बाकी रूटीन चेकअप होता है, ऐसे दांतों के लिए भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी क्या गाइडलाइन हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना चाहिए हमें? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जागरूकता की अभाव है या लोगों के दिमाग में ऐसी गलत भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिसके कारण वो डेंटिस्ट के पास जाना अवॉइड करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो कह सकता हूं कि बच्चों से शुरू करें। तो बच्चों में देखा गया है कि जो उनके दूध के दांत हैं उनको अच्छे पढ़े लिखे लोग और सभी लोग उनको महत्व नहीं देते। उनका ये कहना है कि दूध के दांत है, इसके बाद दूसरे पक्के दांत आने वाले हैं, लेकिन ये दूध के दांत हैं जो बच्चे के 2.5-3 साल से शुरू होकर आते हैं और जो कि 12-13 साल तक रहते हैं। 12-13 साल तक जो एक मिक्स डेंटिशन का पीरियड रहता है जिसमें कुछ पक्के दांत आ गए हैं, कुछ दूध के दांत आ गए हैं। तो इन दांतों को आपको संभाल के रखना है, आपको खाना है इनसे बच्चों को। होता क्या है कि बच्चों के दांत में यदि कैविटी हो गया है या वो खाना नहीं खा पाता है एक तरफ से, तो बहुत सी चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो फ्रूट्स नहीं खाना आता है। फ्रूट्स वो खाता है तो बोलता है कि एप्पल खाता हूँ तो एप्पल अंदर फंस जाता है मेरे दांतों के बीच में। तो इस तरह से जो उसको एक बैलेंस डाइट मिलना चाहिए जिस उम्र में, वो बैलेंस डाइट ही मिलता है। इसीलिए कहा गया कि मुंह जो होता है आपका एक द्वार होता है जो आपकी बाकी हेल्थ का ख्याल रखता है। तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो इस कंसेप्शन को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, इसको भी आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूध का दांत है उसी को फॉलो करते हुए पक्का दांत आ रहा है आपका।
यदि दूध का दांत आपका इन्फेक्टेड है तो उसमें संभावना बढ़ जाती है कि जो पक्का दांत है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात, लोगों में मिसकंसेप्शन आपने ये भी सुना है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी खराब होती है। ये भी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग और काफी लोग इस तरह की बातें करते हैं, साहब ये तो आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल गलत है, आंखों से कोई संबंध नहीं है ना। तो दांतों का ध्यान रखना है और दांत यदि निकलवाना जरूरी है तो दांत निकालेंगे, तो उससे आंखों की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सफाई करने। सवाल यहाँ पर बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे, डायबिटिक पेशेंट्स आते होंगे, उन्हें कहा जाता है कि आप पहले शुगर टेस्ट कराइए और उसके बाद हम आपका, अगर उनका दांत निकलना होता है तो क्या संबंध है इन चीजों का? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही। जो डायबिटिक पेशेंट है जिसका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको एक्सट्रैक्शन करने से पहले, एक्सट्रैक्शन ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें कि खून निकलता है ना, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो, ब्लीडिंग अनकंट्रोल नहीं हो जाए, उस चीज को अवॉइड करने के लिए उसका ब्लड शुगर एक देखना पड़ता है। और जो सब कुछ पैरामीटर ठीक रहता है, यदि वो दवाइयाँ ले रहा है, उससे ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में है, तो हमको एक्सट्रैक्शन करने में कोई हानि नहीं है उस पेशेंट के लिए। जी डॉक्टर चौहान, जैसा कि आधुनिक जमाना है, इलाज करने के तौर तरीके भी बदले हैं। आज से 10 साल पहले कुछ और तकनीकों से इलाज होते होंगे, लेकिन डेंटिस्ट वर्ल्ड में अगर बात कर ली जाए तो डेंटल इम्प्लांट आजकल हमने बहुत नाम सुना है। क्या है ये डेंटल इम्प्लांट? यदि मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं कि एक मेटल का टुकड़ा होता है, एक मेटल होता है जिसको कि बोन के अंदर या दांत के जबड़े के अंदर एक स्क्रू के जैसा अपन उसको फंसा के लगा देते हैं, इसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट एक बड़ा नोबल मेटल रहता है, मुख्य रूप से टाइटेनियम रहता है, और उसको दांतों की जगह पे, जो जहाँ से दांत आपका निकल गया है उस जगह पे उसको लगा दिया जाता है। तो उसको लगाने के बाद फिर कुछ समय के बाद जो बोन आसपास का है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, और उसमें पूरा मर्ज हो जाता है। और उसके बाद कुछ समय बाद, 1 से 2 महीने बाद, डॉक्टर उसके ऊपर, डेंटिस्ट उसके ऊपर एक दांत लगा देता है। तो एक तरह से आपका जो दांत निकला है उसकी जगह पे एक तरह से नेचुरल दांत इमर्ज होके आता है, ऐसा लगता है। तो ये सिंगल इम्प्लांट भी हो सकते हैं, एक दांत का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, या बहुत सारे इम्प्लांट भी हो सकते हैं। और इन्हीं इम्प्लांट के सहारे से आप पूरी बत्तीसी भी बना सकते हैं, जो कि बत्तीसी बोलते हैं कि फिक्स रहती है। वो इस तरह की चीजें हैं कि आपने नीचे और ऊपर इम्प्लांट लगाया और उसके ऊपर पूरा दांत का बना दिया। तो ये इम्प्लांट है और बहुत अच्छा है, और सारे कॉलेजेस में, सारे डेंटल क्लिनिक में आजकल काफी लोग इसको कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अपनी बातों को जारी हम रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। रवि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रवि, बहुत स्वागत आपका। ग्वालियर से हैं हमारे दर्शक। रवि, क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर, मुझे पूछना था कि करीब 3-4 साल पहले मेरे दाढ़ में एक छेद हुआ था, तो मैंने सर उसकी फिलिंग करा ली, लेकिन फिलिंग के बाद वो निकलती गई, फिर उसका असर आसपास की दाढ़ में भी होने लगा। फिर धीरे धीरे सर आसपास की 2-3 दाढ़ भी खराब हो गई। अब वो सर नीचे के हिस्से में भी ब्लैक पोर्शन दिखने लगा है, और वैसा लगता है जैसे कि शायद दाढ़ अंदर से सड़ गई। फिलिंग कराता हूँ लेकिन फिलिंग भी निकल जाती है सर उसमें। अच्छा, ठीक है, आपका कहना है काफी कॉमन है, आपकी समस्या है। कालापन जब दांत में दिखने लगता है या खाना फंसने लगता है आमतौर पे, तो उस समय फीलिंग की जरूरत होती है। और जब फीलिंग अपन समय पे करा लेते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या इस तरह के जो प्रोसीजर जिसमें कि महंगे भी होते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने जैसे कहा है कि आपकी फीलिंग बार बार निकल जाती है, तो ठीक है, कभी कभी दांतों की एज के ऊपर या इस तरह की कोचर रहती है कि फीलिंग काफ़ी दिन तक नहीं टिक पाती है। जैसे पहला दाढ़ हुआ आपका, पहले दाढ़ की ये खासियत होता है कि 65% खाने का जो लोड है वो इसी दाढ़ के ऊपर आता है, तो फीलिंग के टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे दांतों की फीलिंग को इसके ऊपर क्राउन लगा के इसको संभाला जा सकता है। यदि फीलिंग बार बार निकलती है, दांत में कोई सिम्टम नहीं है, ठंडा पानी नहीं लगता है, तो मेरी आपसे ये सलाह है कि ऐसे दांत के ऊपर एक बार फीलिंग करा के उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, जिससे कि वो फीलिंग आपका इंटैक्ट रहता है। और हाँ, जहाँ बाकी जगह भी जहाँ काला काला सड़न हो गया है, उस जगह में भी आप उसको फीलिंग से वापस से रिस्टोरेशन करा लीजिए। रवि, और कोई सवाल आपका? चलिए रवि, हालांकि उनका सवाल का जवाब उन्हें जरूर मिल गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बाकी के दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर देंगे। बहरहाल चर्चा जारी रखते हैं। डॉक्टर चौहान, अमूमन देखा गया है कि दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है।
ये क्या है और इन अगर दांतों में सेंसिटिविटी होती है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए खाने पीने में? जी हाँ, दांतों में सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण होता है कि फॉल्टी टूथ ब्रशिंग। आप ब्रश जो कर रहे हैं, ब्रश में दांत को बहुत ज़्यादा तरीके से घिस रहे हैं, है ना। एक एसिडिटी, आपको एसिडिटी यदि ज़्यादा है तो वो एसिड मुंह में आके जो एनेमल है उसको डिसॉल्व करता रहता है, और एनेमल धीरे धीरे कम होता जाता है, तो अंदर का जो पल्प है जिसे हम सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है और ठंड करता है। कोई कैविटी है ऐसी जगह पे, कैविटी एक हो गया है, दांत में कोचर हो गया है जो कि अंदर तक पहुंचने लगा है, ठंडा पल्प के पास पहुंचने लगा है, जो सेंसिटिव पार्ट है, तो भी वो सेंसिटिविटी करता है। तो जो जिसका कारण होता है उस ढंग से उसके उपाय किए जाते हैं। आमतौर पर यदि टूथ ब्रश आपका ठीक ढंग से आप नहीं कर रहे हैं, बहुत तेजी से रगड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम कई तरह के फीलिंग मटेरियल होते हैं, रिस्टोरेटिव मटेरियल होते हैं, जिसको लगा देते हैं और उससे ठीक हो जाता है। कुछ टूथ पेस्ट होते हैं जो कि स्पेशल केसेस में टूथ पेस्ट रिकमेंड करते हैं, उससे भी ठंडा लगना कम हो जाता है। और दांतों में यदि कैविटी हो गया है तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कैविटी के लिए आप फीलिंग कराइए, उसमें रिस्टोरेशन कराइए और इस चीज़ से मुक्ति पाइए। जी, और साथ ही जिन लोगों को ऐसी कोई भी समस्या नहीं, चलिए मैं अपनी बात को पूरा करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं, लल्लू राम भिंड से। बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं आप लल्लू राम जी? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दांत होते हैं ऑटोमेटिक क्यों घिसते हैं अपने आप? हाँ, दांतों ऑटोमेटिक तो दांत, देखिए दांत जो है अंदर गड़े रहते हैं, जो पेरिडोन्शियम होता है या दांत पर जो हड्डी रहती है, दांत उसमें उसके अंदर दांत लगे हुए रहते हैं। जब आपकी कोई मसूड़े की बीमारी होती है, जो कि आपकी दांत के जो मसूड़े हैं, जो कि दांत को ग्रिप करके रखे हुए हैं, जो आसपास का सर्वे, वो अगर लूज होना शुरू हो गया है, उसमें यदि खाना जमना शुरू हो गया है, उसमें उसका यदि जो स्किन है वो नीचे आना शुरू हो गया है, इस तरह के यदि हो गए हैं तो दांत हिलने की समस्या होती है। तो दांत हिलने का कारण यही है कि जो आपका पेरिडोन्शियम है जिसमें दांत जमे हुए हैं उसमें कोई बीमारी है। इसका उपाय दांतों की सफाई होती है। सबसे पहले डेंटिस्ट उसको दांतों की सफाई करता है, जो फूड पार्टिकल के कण मसूड़े में फंसे हुए हैं उसको निकालता है, तो धीरे धीरे समय के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। जी, और डॉक्टर चौहान, जैसा कि मैं सवाल जानना चाह रही थी कि जिन लोगों के दांत स्वस्थ हैं, लेकिन अच्छे स्वस्थ दांतों को रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी खाने पीने में चीज़ों को लेकर के आना चाहिए या डाइट में अपने ज़रूर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपके दांत लंबे समय तक अच्छे स्वस्थ रह सकेंगे? सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अच्छी तरह से ब्रश करिए, 2 बार दिन में ब्रश करने की आदत डालिए, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप जब खाना खा रहे हैं, आप एक दांत में जो स्टिकी फूड या इस तरह का जो चॉकलेट ज़्यादा खाना है, ऐसी चीज़ें जो कि दांत के ऊपर चिपकती है, जो स्टिकीनेस जिसमें रहता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उन चीज़ों का कम सेवन करना चाहिए। या उन चीज़ों का सेवन करें तो कोशिश करें कि खाने के साथ उसको खा लें, खाने के साथ खा लें। इसको कहते हैं कि इन बिटवीन स्नैकिंग अवॉइड करें। 2 खानों के बीच में जो आप खाने की आदत होती है, चलते चलते उठाया, कुछ मुंह में रख लिया, फिर आगे चले गए, उसको अवॉइड करें। और एक कुल्ला करने की, अच्छी तरह रिंसिंग की आदत डालें। चलिए डॉक्टर साहब, आपको माफ कीजिए रोकना चाहूंगी, इस बात को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, खान भाई पुणे से, हमारे दर्शक। बहुत स्वागत आपका खान भाई, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे पूछना है डॉक्टर साहब से, ये जो 2 चीज पूछनी है। एक तो ब्रश जो करते हैं वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करते हैं या ऊपर से नीचे करते हैं? अच्छा, यानी हॉरिजेंटली या वर्टिकली, कौन सा सही है? ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता है सर। आपको सबसे पहले तो आपका ब्रश का जो एंगल है, ब्रश का जो कोण है, वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए आपका ब्रश और मसूड़े के बीच में। हमेशा ब्रश को आप कॉन्टेक्ट लाइन से शुरू करें। कॉन्टेक्ट लाइन मतलब जहां आपका मसूड़ा और दांत मिल रहे हैं, क्योंकि हम खाली ब्रश से खाली दांतों की सफाई नहीं कर रहे हैं, हम जो मसूड़े की गंदगी है उसको भी साथ में हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रश को इस तरह से रखना है कि थोड़ा आधा ब्रश आपका मसूड़े के ऊपर आए और आधा ब्रश आपका दांत के ऊपर आए, पहली बात। दूसरी बात, शुरुआत में आपको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करना है। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, ब्रश को आप आगे पीछे ले जाएंगे, इसका ये परिणाम होगा कि मसूड़ों की गंदगी निकलना चालू हो जाएगी। बैक एंड फोर्थ करने के बाद, आगे पीछे करने के बाद आपका रिस्ट मूवमेंट काम करता है। रिस्ट मूवमेंट क्या करेगा? स्वीप करेगा। रिस्ट मूवमेंट से आपको दांतों की जो सतह है, दांतों की जो सामने वाली सतह है, उसको आप साफ करेंगे। पहले आप इसी तरह से ऊपर के दांत साफ करें और फिर नीचे के दांत साफ करें,
और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि दांतों के अंदर की जो सतह है उसको भी उतना ही ढंग से साफ करना, अच्छे ढंग से साफ करना है जैसे हम बाहर का करते हैं। आमतौर पे अंदर का जो सरफेस है वो निगलेक्टेड रहता है, इसका भी ध्यान रखें। इस तरह नीचे के जब आप ब्रश करेंगे तो नीचे का ब्रश भी आप इसी तरह लें, 45 डिग्री का एंगल बनाएं और अपने ब्रश को मसूड़े और दांत के बीच में रखें और थोड़ा आगे पीछे करें और फिर स्वीप करें, वर्टिकल मूवमेंट करें, इससे गंदगी निकलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, मनीष जबलपुर से। बहुत स्वागत है आपको मनीष, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपका? जी जो दांत है, जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये दांत है ये घुल रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, घुल रहे हैं, घुल रहे हैं, इनका कहना है। घुल रहे हैं, जी जी। अच्छा। दांत घुल रहे हैं, घुल रहे का मतलब जैसे आपके मुंह में मवाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको क्या कि मुंह में मवाद आ रहा है? ये क्या टूट रहे हैं? अच्छा, दांत ब्रिटल हो गए, जैसे ब्रिटल उड़ जाता है कोई चीज, खिर रहे हैं, दांत खिर रहे हैं, खिर रहे हैं। आपको डायबिटीज की शिकायत तो नहीं है? जी शिकायत है। हाँ, तो डायबिटीज आपको कंट्रोल में करनी पड़ेगी। अधिकतर जो डायबिटिक पेशेंट है जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है उनके दांत इस तरह के ब्रिटल हो जाते हैं, उस तरह के दांत खिरते हैं, तो इसको आपको डायबिटीज को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और जहां जहां पे दांत जो टूटना शुरू हो गए हैं आपके, वहां उसको फीलिंग या उसमें मसाला या रेस्टोरेशन करवाइए, उसको भरवाइए, जिससे कि ये चीज कंट्रोल में हो सके। और कोई सवाल आपका मनीष? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दादा उबाले जी। बहुत स्वागत है आपका। अहमदाबाद, माफ कीजिए, अहमदनगर से हैं ये। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बोलिए दादाजी। मेरा सवाल ऐसा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बार बार डॉक्टर के पास जाकर मशीन पर दांत साफ करने से बाद में दांत जल्दी गिरने लगते हैं, ये सच है या झूठ, इसके बारे में बताइए सर। जी हाँ, जी हाँ, इसे ही कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं या दांतों की सफाई कहते हैं, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं कि दांत का। तो उसको आपको सबसे पहले तो ब्रश अच्छे ढंग से करना है। ब्रश आप यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो दांतों की परत पे या किसी तरह का और जमावट होती नहीं है। तो भी एक डेंटिस्ट ये रिकमेंड करता है कि साल में एक बार सफाई कराना जरूरी है, और वो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, जिसको स्केलिंग कहते हैं। तो इसमें जो दांत जो आप ब्रश से गंदगी साफ नहीं कर पा रहे हैं, आमतौर पर कुछ सतहें ऐसी होती है जहां आपका ब्रश नहीं जाता है, कभी कभी आपके दांत ऐसे इरेगुलर या आगे पीछे रहते हैं जो कि आपको ब्रश अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो डेंटल सर्जन जो है वो आपके इन दांतों की सफाई अच्छी तरह कर देगा। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है कि हम दांतों की सफाई नहीं करवाएं या इसके लिए नहीं करवाएं। बिल्कुल आपको कम से कम साल में एक बार जाके इस तरह की सफाई करवानी चाहिए। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ दिनों के लिए आपको दांतों में ठंडापन लग सकता है। उसका भी कारण ये है कि दांतों पे जो मोटी परत, मोटी गंदगी जमी है वो डेंटल सर्जन ने हटाई है, तो आपका ये सरफेस अभी अभी एक्सपोज हुआ है, अभी अभी बाहर आया है, तो उसमें कुछ दिनों के लिए ठंडापन लगना एक मामूली शिकायत है, जो कि अपने आप 10 से 15 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। तो दांतों की सफाई कराने से किसी तरह का नुकसान नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है जिससे कि दांतों की गंदगी कम होगी और आपको खुद बड़ा फ्रेश लगेगा आप जब सफाई कराएंगे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दादा उबाले जी। और अगला सवाल चौहान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमूमन शिकायत देखी गई है दांतों में पीलापन आ जाना और साथ में बदबू की भी परेशानी अक्सर देखी गई है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या उपाय बताते हैं या क्या इलाज उन्हें कराना चाहिए? देखिए, दांतों में पीलापन आना, दांतों में बदबू, उससे दुर्गंध आना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण जैसे मुंह सूखना भी होता है, बहुत ड्राइनेस जिनके मुंह में रहता है, वो कुछ बीमारी के कारण भी हो सकता है, या मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड है बहुत कम सिक्रेशन देती है, ड्राई हो जाता है, तो उसके कारण भी स्मेल आती है। और दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो होता है दांतों में गंदगी रहना, दांतों की सफाई ढंग से नहीं करना। आपने सामने के दांत शायद साफ कर लिए पर अंदर गंदगी रह गई है, वो जो डिपॉजिट्स रहता है वो फिर ऐसा हो जाता है कि वो ब्रश से नहीं निकलता है। तो इसके कारण, इन चीज़ों के कारण दांतों से स्मेल आता है, दांतों से बदबू आती है। और रही बात पीलेपन की, तो पीलापन के भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर आमतौर पे आजकल जो एडवांस प्रोसीजर है, जैसे ब्लीचिंग होता है, आपने सुना होगा, दांतों में ब्लीचिंग कराते हैं, तो दांतों में ब्लीचिंग से जो पीलापन है वो एकदम हट जाएगा और दांत बिल्कुल आपके वाइट हो जाएंगे, पूरा चमकीले हो जाएंगे। तो दांतों में स्केलिंग कराना से भी फर्क पड़ता है, पीलापन या ब्राउनिश जो स्टेन से वो निकल जाते हैं। और उसके बाद यदि ब्लीचिंग कराएंगे
तो दांत आपके पीलेपन से हटके सफ़ेद हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेनू दिल्ली से। बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा लास्ट दांत जो दाढ़ है उसमें काफी अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें बताया था उन्होंने कि टेढ़ा है थोड़ा। जी हाँ। जी तो इसके कारण क्या आपको कुछ तकलीफ रहता है इसके कारण, दांत के कारण बीच बीच में दर्द होता है? काफी पेन होता है। हाँ। और उसकी वजह से पूरा जो ब्रेन के साइड में है उसमें भी काफी पेन रहता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल मैं इसके बारे में पहले बता दूं कि इम्पैक्टेड टूथ इस तरह के दांतों को बोलते हैं जो कि पूरी तरह से इमर्ज होकर ओरल कैविटी में नहीं आते हैं और कहीं ना कहीं दांत आखिरी में जॉ के पास में फंस जाते हैं, इसको इम्पैक्टेड बोलते हैं। तो इसके लिए तो देखिए, अगर इसमें से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तो निकलवाना पड़ेगा। ऐसे दांत को एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है या सर्जिकली उसको निकाल के अलग कर देते हैं। और क्योंकि मैं बताऊं कि इस तरह के दांतों में इस तरह के दांत जो हैं आज भी हमारे 32 हैं और मुंह का जो जॉ का साइज है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। तो हमेशा देखा गया है काफ़ी पेशेंट में कि आखिरी वाले दांत को इमर्ज होने में, बाहर आने में तकलीफ होती है, पूरा नहीं आ पाता है। तो ऐसे दांत को निकलवाना ठीक रहेगा, नहीं तो वो आसपास की चमड़ी को भी घाव करेगा और आपको हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम बना रहेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा अपने डेंटल सर्जन के पास जाएँ और उसको आवश्यकता लगती है तो इसको निकलवा दें आप। चलिए, बहुत शुक्रिया रेनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े उन्हें उनकी समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा, उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। हालांकि वक्त की कमी आज हमारे पास रही, अगर वक्त और होता तो शायद और सवालों के जवाब डॉक्टर साहब दे पाते। बहरहाल डॉक्टर साहब हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए, स्टूडियो में पहुँचने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।